सीमा एक विधवा औरत थी जिसके पास एक गाय थी। वो अपनी गाय के बदौलत ही अपने बेटे विजय को पढ़ाती लिखाती थी और इस काबिल बना पाती है कि आने वाले समय में विजय पूरे घर को संभाल सके। सीमा अपनी गाय का दूध दही लस्सी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक रोज सीमा अपनी गाय को चारा खिला रही होती है कि तभी पंडित जी सीमा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, सीमा बिटिया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें विजय के लिए एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए। हाँ हाँ पंडित जी, वो क्या है ना कि विजय भी अब बड़ा हो चुका है और उसकी नौकरी भी लग गई है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अब उसका भी खुद का एक छोटा सा परिवार हो। घर में अगर बहू आ जाएगी तो वो मेरी और धन्नो की अच्छे से देखभाल कर पाएगी। क्यों धन्नो? गाय का साउंड। वो तो है सीमा बिटिया। अच्छा ये देखो फोटो, इस लड़की का नाम पारुल है, पास के ही गांव से है। बेचारी गरीब घर से है, इसलिए दहेज नहीं दे पाएगी, पर अपने विजय के लिए ये लड़की बिल्कुल सही रहेगी। जो लड़की दुख तकलीफ को देखकर पली बड़ी होती है, उसमें घर चलाने की समझ ज्यादा होती है। पंडित जी, मुझे दहेज नहीं बल्कि बहू चाहिए। और आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़की अमीर हो या गरीब हो। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए अपने घर के लिए जो मेरे साथ साथ मेरी धन्नो का भी ख्याल रख सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, मैं इस लड़की के माता पिता से विजय बेटे के लिए बात करता हूँ। इस तरह से सीमा विजय का रिश्ता पारुल नाम की एक लड़की से तय कर देती है और बहुत जल्द विजय की शादी पारुल से हो जाती है। पर जब पारुल अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी सास सीमा गाय का दूध निकाल कर उन्हें बेच रही है और उस दूध को बेचकर सीमा की काफी आमदनी हो रही है। ये देख पारुल के मन में लालच आता है और वो मन ही मन खुद से बोलती है, अरे पारुल, तेरी शादी बिल्कुल सही घर में हुई है। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। गाय कितना सारा दूध देती है जिसे देखकर माँ जी अच्छा खासा घर चला पा रही है। क्यों ना इस गाय का ही बंटवारा कर लिया जाए। पर क्या कहकर माँ जी से मैं ये गाय लूं? पारुल, कुछ सोच ना। अब पारुल इसी सोच में डूबी रहती है कि वो किस तरह से वो गाय पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल एक अच्छी बहू होने का कर्तव्य निभाने लगती है। परंतु समय के साथ पारुल के मन में लालच बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके वो किसी न किसी बहाने से घर में लड़ाई करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन की बात है, सीमा गाय का दूध निकाल कर उन्हें गांव वालों को बेच ही रही होती है कि तभी वहां विजय आ जाता है और विजय के आते ही पारुल तुरंत गाय के पास जाकर उसका गोबर साफ करने लगती है और रात को विजय से बोलती है, विजय जी, मैं गरीब घर से आई हूँ, शायद इसीलिए मुझे कभी माँ जी अपने धन्नो के पास नहीं जाने देती और सिर्फ मुझे से गोबर उठवाना और घर के काम करवाती है। ये तुम क्या कह रही हो पारुल? मैं तो जब देखता हूँ तुम ही धन्नो की सेवा कर रही होती हो। कभी उसे चारा दे रही होती हो तो कभी उसका गोबर साफ कर रही होती हो। वही तो विजय जी, धन्नो की सेवा मैं करती हूँ, पर जब मेवा खाने का समय आता है तो वो माँ जी ले लेती है। दूध मैं निकालती हूँ, पर माँ जी पूरे दिन दूध बेचकर उसके सारे पैसे अपने पास रखती हैं। मैंने कई बार माँ जी से बोला कि अब आपकी उम्र हो गई, आप बैठकर आराम कीजिए, मैं दूध बेच दिया करूँगी। पर माँ जी को तो मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं उनके धन्नो का ख्याल नहीं रख सकती। माँ ने ऐसा कहा? नहीं पारुल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप माँ जी से कहिए कि वो धन्नो को मेरे हवाले कर दें या फिर गाय का बंटवारा करे। कुछ दिन गाय मेरे पास रहेगी तो कुछ दिन उनके पास। इस तरह से पारुल बड़ी ही चालाकी से विजय के कान भर देती है और अगली सुबह उठते ही विजय वही बात अपनी माँ से कहता है जो पारुल ने उसे कहा होता है। ये सुनकर सीमा अपने बेटे से बोलती है, बेटा विजय, मेरी धन्नो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरी धन्नो का बंटवारा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और रही बात मेरी धन्नो की सेवा करने की, तो तेरी जो बीवी है ना, वो मेरी धन्नो के आसपास कभी भटकती भी नहीं है। उसकी सेवा करने की बात तो बहुत दूर की है। माँ, आप इतना झूठ बोल कैसे सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है पारुल को धन्नो की सेवा करते हुए, पर आप हो जो कि पारुल के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। अगर आपने आज इसी वक्त गाय का बंटवारा नहीं किया तो मैं पारुल के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा।
तुझे और बहू को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 1 हफ्ते के लिए धन्नो को पारुल के हवाले कर रही हूँ। अगर 1 हफ्तों में धन्नो पारुल के साथ घुल मिल गई और पारुल ने मुझसे अच्छा धन्नो का ख्याल रखा तो समझ लेना कि धन्नो हमेशा हमेशा के लिए पारुल की हो जाएगी। लेकिन अगर इन 1 हफ्तों के अंदर धन्नो को कुछ भी हुआ ना तो भूल जाना तुम सब कि मैं कभी धन्नो का बंटवारा होने दूंगी। पारुल और विजय सीमा की इस शर्त को मान जाते हैं, पर इस 1 हफ्ते में पारुल धन्नो का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और न वो धन्नो को चारा डालती है और न ही समय पर उसका दूध निकालती और न ही गोबर साफ करती है, जिस वजह से धन्नो की तबीयत खराब हो जाती है और उसके आसपास भी काफी गंदगी हो जाती है। जब धन्नो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो पारुल डर जाती है और सीमा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर धन्नो को इंजेक्शन देते हुए सीमा से बोलती हैं, माँ जी, इस गांव में हर गाय की तबीयत खराब होती है और मैं उनका इलाज करने आता था, पर इतने सालों में कभी भी आपकी गाय बीमार नहीं पड़ी। फिर आज आपकी गाय की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्योंकि मैंने अपनी धन्नो की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के हाथ सौंप दी है जिसे खुद से फुर्सत ही नहीं है। ये सब कुछ विजय और पारुल देख लेते हैं, जिसके बाद पारुल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही विजय को भी पता चल जाता है कि पारुल ने उससे झूठ कहा था कि वो धन्नो की सेवा करती है। डॉक्टर के जाने के बाद पारुल अपनी गलती के लिए अपनी सास से माफी मांगती है और बोलती है, माँ जी, मेरे कहने पर विजय जी ने इस गाय के बंटवारे के लिए आपसे बात की। मुझे लगा था कि मैं इस गाय की देखभाल कर पाऊंगी, पर मैं 1 हफ्ते भी धन्नो को नहीं संभाल पाई। पर आज जब धन्नो की तबीयत खराब हुई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते आपने धन्नो का इलाज करवा दिया, वरना आज मेरी वजह से हमारी धन्नो हमसे दूर हो जाती। माँ जी, मेरा इरादा धन्नो को इस घर से दूर करने का नहीं था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तेरे अंदर का लालच भी खत्म हो चुका है। अब सीमा और पारुल एक साथ रहकर धन्नो की सेवा करती हैं और बहुत जल्द धन्नो भी पारुल के साथ घुल मिल जाती है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। चील चुड़ैल का बच्चा मर गया। ये कहानी गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। यहाँ कुछ गांववासी रहा करते थे। साथ ही उस गांव के एक बड़े से जंगल में एक चील चुड़ैल अपने बेटे के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी, आज मैं गांव जा रहा हूँ घूमने अपने दोस्तों के साथ। नहीं बेटा, अब दिन के समय उस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, उस गांव में सारे शिकारी हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मुझे डर है कि वो गांववासी कहीं तुम्हारा शिकार ना कर ले। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उन गांव वालों से अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं कोई अकेले थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी मेरे कई दोस्त जा रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो चले जाओ, पर अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, फिर मैं जा रहा हूँ, आप मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर चील चुड़ैल का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ गांव के जंगल चला जाता है। तभी कुछ गांव वालों की नजर चील पर पड़ती है और वो आपस में बोलते हैं, अरे भाई, वो देखो, आसमान में कैसा अद्भुत चील उड़ रहा है। इस चील को देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये चील है। मैंने तो आज से पहले ऐसी चील कभी नहीं देखी। मुझे तो लगता है ये किसी चुड़ैल का बच्चा है या कोई भूतिया चील है। चलो चलकर हम ये बात तांत्रिक बाबा को बताते हैं, आज वही करेंगे इस चील का शिकार। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये कोई मामूली चील नहीं है। इसका शिकार कर पाना हम गांव वालों के बस की नहीं, इसका शिकार तो तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। इतना बोलकर दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और सारी बात तांत्रिक बाबा को बता देते हैं। कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा कुछ गांव वालों के साथ चील को देखता है जो आसमान में बड़े ही आराम से उड़ रही थी। उस चील को देखकर बाबा गांव वालों से बोलते हैं, मुझे कब से इस चील का इंतजार था। गांव वालों, ये कोई मामूली चील नहीं है, बल्कि चील चुड़ैल का बच्चा है। यदि हम गांव वालों ने मिलकर इस चील चुड़ैल के बच्चे को खत्म कर दिया तो इसकी माँ अपने आप खत्म हो जाएगी और फिर हम सभी गांव वाले ताकतवर हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी भूतिया चुड़ैल हमारे गांव में कदम नहीं रख पाएगी। बाबा, क्या हमें इस चील चुड़ैल के बच्चे से कोई खतरा है?
चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती, और हो ना हो उस चील चुड़ैल ने अपने बच्चे को हमारे गांव में इस वक्त भेजा है। जरूर इसके पीछे उसका कोई षड्यंत्र है, और वो अपने षड्यंत्र में सफल हो उससे पहले हमें उसे असफल करना होगा। अरे बाबा, हम गांव वाले मामूली इंसान हैं। हम भला चील चुड़ैल के बच्चे का कुछ कैसे बिगाड़ सकते हैं? और अगर इसकी मृत्यु के बाद चील चुड़ैल ने हम पर हल्ला वल्ला बोल दिया तो हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? हम तुम गांव वालों के साथ हैं, बस तुम गांव वाले मिलकर हमारा साथ दो और फिर देखना कैसे हम इस चील चुड़ैल के बच्चे और चील चुड़ैल को खत्म कर देंगे। हम आपके साथ हैं बाबा। अब सभी गांव वाले मिलकर बाबा के साथ उस चुड़ैल के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जमीन पर कुछ दाने गिरा देते हैं। जैसे ही वो उस दानों को चुगने नीचे आता है, गांव वाले उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं और बाबा चील चुड़ैल के बच्चे को पकड़कर अग्नि में डाल देते हैं, जिससे उस चुड़ैल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। किंतु चील चुड़ैल के बच्चे का एक दोस्त ये सब कुछ देख लेता है और अपनी जान बचाकर चुड़ैल के पास जाकर उसे सारी बातें सच सच बता देता है, जिसके बाद चील चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है, गांव वालों ने ये ठीक नहीं किया और गांव वालों ने मुझसे मेरे बच्चे को छीना है। एक चील चुड़ैल के बच्चे को मारा है। बाबा की बातों में आकर उसने मेरी औलाद को मारा है। अब मैं उन्हें बताऊंगी अपने बच्चे से दूर होने पर कैसा लगता है। मैं उस गांव में हर किसी को बे औलाद कर दूंगी और उस बाबा की तो मैं जान ले लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रात होने का इंतजार करती है। जैसे जैसे रात होती है, चुड़ैल रात में गांव के अंदर जाती है, जहाँ एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ पानी लेकर घर जा रहा होता है। मिल गया मुझे मेरा आज का शिकार। जिस तरह इन गाँव वालों ने मेरे बेटे को मारा है, ठीक उसी तरह अब मैं इन गाँव वालों से इनके बच्चों को छीनूंगी और अब बदले की शुरुआत हो चुकी है। इतना बोलकर चील चुड़ैल उड़ती हुई नजर आती है और अपने पंजे से उस बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर उसकी लाश को गांव में फेंक देती है। अपने बच्चे की लाश देखकर वो औरत बहुत रोती है और अगली सुबह सभी गांव वालों से बोलती है, मैंने कहा था उस चुड़ैल के बच्चे को मत मारो। मेरी किसी गांव वालों ने बात नहीं सुनी। देख लो उसका नतीजा, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और अब बहुत जल्द उसका कहर पूरे गांव के ऊपर टूटेगा। हम सब से हमारी औलाद छीन जाएगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने बाबा के साथ मिलकर उस चुड़ैल के बच्चे को मारा। अब तो मुझे भी लगता है कि हमने ढोंगी बाबा की बातों में आकर हम गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मुझे भी यही लगता है, अब वो चील चुड़ैल हम सबको नहीं छोड़ेगी। हमें उन्हीं बाबा से बात करनी चाहिए, उनकी वजह से हमारे गांव के ऊपर संकट आया है। अब वही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। सभी गांव वाले बाबा से मिलने के लिए उसकी गुफा में जाते, परंतु बाबा अपनी गुफा में नहीं होता। अब इसी तरह चुड़ैल आए दिन रात में आती और किसी न किसी के बच्चे को मारकर वहाँ से चली जाती। देखते ही देखते चुड़ैल का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद सभी गाँव वाले उससे बहुत परेशान होकर एक दूसरे से बोलते हैं, हम गांव वालों को फंसाकर वो बाबा तो यहाँ से भाग गया, पर अब हम गांव वाले उस चुड़ैल से खुद को कैसे बचाएं? अब हम सबको उस चुड़ैल से अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो चुड़ैल हमें हमारी इतनी बड़ी गलती की माफी देगी? वो माफी नहीं, सजा देने आई है और वही देगी। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं और माता रानी से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी चील चुड़ैल वहां आती है और गांव वालों से बोलती है, अच्छा तो आज मंदिर में छुप कर बैठे हो? आखिर कितने दिनों तक इसी मंदिर से छुप कर बैठे रहोगे? जिस दिन तुम सब मंदिर से बाहर निकलोगे ना, उसी दिन मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तुम लोगों ने एक चील से उसके बच्चे को छीना है, मेरे बच्चे को मारा है। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं चील चुड़ैल, पर तुम पहले ही अपने बच्चे की मौत का बदला ले चुकी हो। अब पूरे गांव को खत्म मत करो।
देखो माता रानी सब देख रही है, तुम माता रानी के द्वार पर हो। अगर तुमने हमारी तरह गलत कदम उठाया तो माता रानी तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं माता रानी के सामने तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, वैसे ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर नष्ट हो जाती है। और इसी तरह से सभी गांव वालों को चील चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से गांव वालों को उनके किए की सजा और चील चुड़ैल को उसके किए की सजा स्वयं माता रानी दे देती है। गांव वाले अब समझ गए थे कि तांत्रिक बाबा नाम की कोई चीज नहीं होती और इस तरह अब वो उसको भूलकर अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं। घुंघरू और मंगरू दोनों भाई थे। बड़ा भाई घुंघरू बहुत ही मेहनती और छोटा भाई मंगरू जो कि बड़ा आलसी था। घुंघरू सारे दिन घर का काम और खेती किया करता, मगर मंगरू दिन भर कभी बाजार में, कभी घर पे तो कभी कहीं मटर गश्ती ही किया करता। ऐसे ही एक सुबह घुंघरू काम करने के लिए घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहा होता है। तभी मंगरू घुंघरू से कहता है, अरे भैया मुझे कुछ दो ना जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहों ने तहलका मचा रखा है। अरे भाई तुझे तो पता है ना कि मुझे खेत में काम करने जाना है और आज बहुत सारा काम है, तो तू एक काम कर, आज खुद बनाकर खा लेना। अरे भैया अब ऐसा भी क्या व्यस्त होना, क्या अपने छोटे भाई के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? अरे भाई मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी तू भी तो मेरे लिए कुछ कर ले। तुझे पता है ना कि खेत में काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ और खेत में काम मैं सिर्फ कोई अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि हम दोनों के लिए कर रहा हूँ ना, तो तुझे ये बात समझनी चाहिए ना। ये तो गलत बात है ना भैया, मैं छोटा हूँ तो घर का सारा काम तो तुम्हारे हिस्से में आता है, तो तुम करोगे ना। अरे इतने भी छोटे नहीं हो तुम, तुम्हारी उम्र 22 साल की हो चुकी है, तो बच्चे नहीं रह गए तुम। अब काम करना नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, और एक बार समय निकल गया ना तो फिर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए अभी मौका है तो काम करने की आदत डाल लो, आलस करने से कुछ नहीं मिलेगा। हे भगवान घुंघरू भैया, आप बिना सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। आपको खेत में जाना है ना तो आप खेत में जाओ, काम करो। मेरे खाने पीने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दो, मुझे जैसे खाना है मैं वैसे खा लूंगा या फिर मैं भूखा ही रहूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, तू भूखा क्यों रहेगा, मैं खाना बनाकर जाता हूँ और तू खुद निकाल कर खा लेना। इतना तो कर सकता है ना? हाँ मेरे प्यारे भैया, इतना तो कर ही सकता हूँ, आप बस खाना बना दो, मैं खुद लेकर खा लूंगा। इतना बोलकर घुंघरू मंगरू के लिए खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद उसको खाना देकर घुंघरू खेत की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को वो घर आता है तो देखता है कि घर में सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। घुंघरू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मंगरू को बिना कुछ कहे ही घर का सारा काम कर लेता है और रात का खाना भी बनाता है। जब घुंघरू घर का सारा काम निपटा लेता है तब मंगरू बाजार से बाहर आता है और घुंघरू से कहता है, अरे वाह भैया आप आ गए, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई तो मैं जरा उसे देखने चला गया था। तेरी चाल ढाल देखकर तो नहीं लग रहा कि तू अपने दोस्त का हाल चाल लेने गया था। भैया इसका मतलब आप अपने छोटे भाई के ऊपर शक कर रहे हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, जाकर हाथ मुंह धो ले, मैंने खाना बनाया है तेरे लिए, तो आकर खाना खा लेना। चलो ठीक है भैया, मैं बस जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, जब तक आप मेरे लिए खाना लगा दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंगरू आए दिन बस काम चोरी ही किया करता। बेचारा घुंघरू बिना कुछ कहे खेत का, घर का सारा काम अकेले ही किया करता। ऐसे ही एक दिन जब मंगरू अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है, तब घर पर घुंघरू अकेला होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके घर आता है और वो बूढ़ा आदमी घुंघरू से कहता है, घुंघरू बेटा क्या हाल चाल है, सब बढ़िया तो है ना? हाँ बाबा सब कुछ बढ़िया है। आप कौन है बाबा? मैं कौन हूँ ये सब तुम छोड़ो, बस मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बाबा वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, घर का काम और उसके बाद खेत का काम भी करना है। तुम्हारा भाई मंगरू कहाँ गया? क्या बताऊं बाबा,
मैं तो परेशान हो गया हूँ इस लड़के से। एक काम नहीं करता, ना खेत का ना घर का, कहीं का नहीं। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती में लगा रहता है। आलस तो इतना है इसके अंदर कि पूछो ही मत। खुद खाना भी नहीं बना पाता। जब तक मैं खाना ना बनाकर खिलाऊं तब तक भूखा ही रहता है ऐसे ये। अरे तो इसको सबक सिखाओ ना। तुम आखिर ऐसे कब तक झेलते रहोगे? ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या करूं बाबा, आप ही बताओ ना। बूढ़ा आदमी घुंघरू को एक तरकीब बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद घुंघरू मंगरू से कहता है, मंगरू भाई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो भाई, क्या बात करनी है? जब पिताजी जिंदा थे तब उन्होंने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी। कौन सी बात? और उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? उस समय तुम बहुत छोटे थे, अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए अब तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। पिताजी ने मुझसे कहा था कि उनकी एक बहुत पुरानी बंजर जमीन है। पिताजी को एक वरदान मिला था कि उनका छोटा बेटा जब 23 साल का हो जाएगा तो जब वो उस जमीन पर खेती करेगा ना, तो उस जमीन पर उसे सोने के अंडों की खेती होगी। भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? तुझे अपने भाई की बात पर यकीन नहीं है? मैं तेरा भला चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुझे ये बात बताई। और हाँ, पिताजी ने कहा था उन्हें जो वरदान मिला है उसमें छोटे बेटे को ही खेती करनी होगी, तभी उस जमीन पर अंडों की खेती होगी, वो भी सोने के अंडों की खेती। इसीलिए भाई तुझे ही करनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं तू कर भी पाएगा या नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अरे नहीं नहीं भाई, हम कल ही चलते हैं और हम दोनों भाई मिलकर उस पर खेती करेंगे। अरे भाई, मैंने तुझे कितनी बार बताया है कि तुझे अकेले ही उस पर खेती करनी होगी। पिताजी को तो यही वरदान मिला था ना कि उनका छोटा बेटा अगर उस बंजर जमीन पर खेती करे तो उस जमीन पर सोने के अंडे की खेती होगी। हाँ तो ठीक है ना भैया, आप मेरे साथ चलना। अब मुझे बताते रहना कि कैसे खेती करते हैं। जैसे आप बताएंगे मैं वैसा वैसा करता रहूंगा। ऐसे ही अगले दिन घुंघरू मंगरू को खेत में ले जाता है। घुंघरू मंगरू को सिखाता है कि कैसे खेती की जाती है। बेचारा मंगरू ऐसे ही 2-3 हफ्ते में सीख भी जाता है। मंगरू जी जान लगाकर उस बंजर खेत में खेती करता है। आखिरकार अंत में मंगरू थक हार कर घुंघरू से कहता है, मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ भाई, लेकिन सोने के अंडे की तो खेती ही नहीं हो रही। ये सब क्या है भाई? मेरी तो मेहनत कब रंग लाएगी, बताओ ना। अगर यही सवाल मैं तुझसे पूछूं तो तुझे बता मेरे भाई, मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ। माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुझे अपने भाई नहीं बल्कि अपनी बेटे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया है। घर का काम भी मैं करता हूँ, खेत का काम भी मैं ही करता हूँ, तेरा ध्यान भी मैं रखता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई, मैं जो मेहनत करता हूँ वो कब रंग लाएगी? आज तो बस इस बंजर जमीन पर खेती कर रहा है तू, और तुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेरी मेहनत का? हाँ, मंगरू समझ जाता है कि घुंघरू उसे सबक सिखाना चाहता था। मंगरू को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने भाई से माफी मांगता है और अब से दोनों भाई मिलकर घर का काम करते हैं, साथ साथ खेत का भी। किरण और नेहा नाम की दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम किया करती थी और उनकी दोस्ती भी उसी कंपनी में हुई थी। किरण को हमेशा अपने घर के लिए लोकल ट्रेन लेनी पड़ती थी। वो हमेशा चंबल एक्सप्रेस से अपने घर जाया करती थी, तो वहीं नेहा का घर उसके ऑफिस के ही पास था और इसलिए वो भी चाहती थी कि वो भी कभी ट्रेन का सफर करे। और जब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त चंबल एक्सप्रेस से ट्रेवल करती हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। और एक दिन जब किरण ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलने लगती है तो नेहा किरण से बोलती है, किरण, तुम चंबल एक्सप्रेस से जाती हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार, मैंने सुना है कि वो ट्रेन भूतिया ट्रेन है। उस ट्रेन पे किसी भूतनी का साया है। जब भी वो ट्रेन पोथी से होकर गुजरती है, सभी लोग उस ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस ट्रेन पर एक भूतनी का साया है और सब अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता
तो वो भूतनी उस ट्रेन में बैठे सभी लोगों को मार देती है। क्या ये सब सच है? मैंने भी इस ट्रेन के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, पर आज तक मैंने कभी कुछ देखा नहीं। और देख यार, तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी डरपोक हूँ। और देख, मेरे घर जाने का समय हो रहा है, तो इस टाइम पर ऐसी बात मत कर। क्या यार, तुझे इतनी बार मौका मिला और तू है कि मुझे नहीं करनी अब इस बारे में बात। इतना बोलकर किरण वहाँ से चली जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद उसको बस नेहा की बात याद आती है। आज किरण जिस बोगी में बैठी थी उसके आसपास की सीट पर भी कोई नहीं था। पोथी स्टेशन के आते ही सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। किरण भी ऐसा ही करती है और आंख बंद कर कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ जाता है और किरण जल्दी से ट्रेन से उतर जाती है और घर चली जाती है। पर उसी रात उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अगले दिन ऑफिस नहीं जा पाती। पर जब नेहा को उसकी तबीयत का पता चलता है तो वो अपने घर में बोलती है, माँ, नेहा की तबीयत बहुत खराब है और कल संडे है। मैं सोच रही हूँ आज ऑफिस खत्म होने के बाद वहीं से किरण के घर चली जाऊं उससे मिलने, और कल रात को घर आ जाऊंगी। उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उससे मिलने जाऊं तो। ठीक है, चली जा, पर अपना ख्याल रखना। और ये माता रानी का लॉकेट पहन ले, तेरे पापा वैष्णो देवी से तेरे लिए लेकर आए हैं। नेहा अपनी माँ के हाथों से वो लॉकेट लेकर पहन लेती है और शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद किरण से मिलने उसके घर जाती है। आज नेहा के पास अच्छा मौका था ये जानने का कि चंबल एक्सप्रेस के बारे में जो बातें उसने सुनी हैं वो सच है या झूठ, और इसलिए नेहा उसी ट्रेन से जाने का फैसला लेती है जिसमें नेहा बैठकर जाती है और खुद से बोलती है, आज मैं भी देखूंगी इस ट्रेन की भूतनी आखिर है कौन। आने दो उसको मेरे सामने, मैं तो उससे भी दोस्ती कर लूंगी। इतना बोलकर नेहा ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगती है। जैसे ही पोथी स्टेशन आता है सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद करने लगते हैं। ये देखकर नेहा अपने सामने बैठी हुई औरत से बोलती है, ये आप क्या कर रही है? आप खिड़कियां क्यों बंद कर रही है? अरे, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यह एक श्रापित ट्रेन है और यह ट्रेन भी पोथी स्टेशन से होकर जाती है, जिसमें इस ट्रेन की भूतनी आ जाती है। अगर खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं किए ना तो वह भूतनी इस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान ले लेगी। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। लगता है इस ट्रेन में तू पहली बार सफर कर रही है और तुझे इस ट्रेन की भूतनी से मिलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। अगर तुझे उस भूतनी से मिलना ही है तो तू कल ट्रेन में अकेले सफर करना, पर आज हम सबकी जान बख्श दे। तू कल आना इस ट्रेन में। कल ये ट्रेन पूरी खाली रहेगी। तू आराम से खिड़की दरवाजे खोल कर रखना। जब वो भूतनी तुझे मिल जाए तो तू उससे दोस्ती भी कर लेना। अभी मुझे ये खिड़की और दरवाजे बंद करने दे। इतना बोलकर वो औरत जबरदस्ती खिड़कियों को बंद कर देती है। कुछ देर बाद नेहा का स्टेशन आ जाता है और वो किरण से मिलने उसके घर जाती है और उससे उसका हाल समाचार पूछती है और उसी के घर पर अपनी रात गुजारती है। अब अगली सुबह जानबूझकर नेहा अपने घर के लिए नहीं निकलती और किरण से बोलती है, किरण, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। चल कहीं घूम कर आते हैं। मैं शाम को अपने घर जाऊंगी। शाम को क्यों? मैं तो कहती हूँ तू कल मेरे साथ ही ऑफिस चलना, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं यार, मैंने माँ से बोला था कि आज रात को मैं घर आ जाऊंगी तुझसे मिलकर। अच्छा चल ठीक है। अब रात को नेहा किरण के घर से अपने घर के लिए निकलती है और इस बार फिर से नेहा चंबल एक्सप्रेस में ही बैठती है। ट्रेन पूरी तरह से खाली होती है। पूरी ट्रेन में नेहा अकेली बैठी होती है। नेहा को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि आज वो इस ट्रेन की भूतनी को देख ही लेगी, जिससे सभी लोग डरते हैं। ट्रेन चलने लगती है। कुछ ही समय में ट्रेन पोथी स्टेशन पर आ जाती है, पर नेहा ट्रेन की खिड़की और दरवाजे बंद नहीं करती। कुछ समय बाद ट्रेन दोबारा चलती है और पोथी स्टेशन से आगे निकल जाती है।
परंतु अब तक नेहा को कुछ नहीं दिखाई देता, जिसके बाद नेहा खुद से बोलती है। बेकार का ही लोगों ने अफवाह मचा रखी है। चंबल एक्सप्रेस के लिए कोई भी तो नहीं है ट्रेन में। मैं तो कितने आराम से जा रही हूँ। इतना बोलकर नेहा फोन चलाने लगती है और 5 मिनट बाद उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत आकर बैठ जाती है। नेहा उस औरत को देखकर डर जाती है और सोचती है, ट्रेन तो पोर्ट स्टेशन के बाद कहीं नहीं रुकी, तो ये आंटी कहाँ से आई? नेहा, तू फालतू की बातें सोच रही है। क्या पता आगे पीछे किसी बोगी में से आई होगी। इतना सोचकर एक बार फिर नेहा अपने फोन में व्यस्त हो जाती है, परंतु इस बार जब वो अपने सामने वाली सीट की ओर देखती है तो वो औरत उसके सामने नहीं होती। जिसके बाद नेहा उस औरत को आवाज देते हुए वॉशरूम के पास जाती है और देखती है कि वो औरत दरवाजे के पास खड़ी है। उस औरत के दोनों पैर उल्टे हैं। ये देखकर नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो औरत नेहा की ओर घूमती है। नेहा देखती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये देखकर नेहा की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और भूतनी नेहा से बोलती है, मुझसे ही मिलना चाहती थी ना तुम? मैं ही हूँ इस ट्रेन की भूतनी। जानना चाहती थी ना कि मैं कैसे मरी और ट्रेन पर मेरा साया कैसे आया? तो सुन, आज से कुछ साल पहले इसी तरह ट्रेन में मैं अकेली सफर कर रही थी। तभी कुछ गुंडे आए और उसने पूरी ट्रेन को लूटा। गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और बस तभी मैंने इस ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली और अपने आप से वादा किया कि इस ट्रेन में चढ़ने वाले हर इंसान की मैं जान ले लूंगी, क्योंकि इसी तरह किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब मेरे साथ हो रहे बदसलूकी को आराम से देख रहे थे। तब से मेरी आत्मा पोती स्टेशन पर घूमने लगी और जब भी यह ट्रेन पोती स्टेशन पर आती है मैं इस ट्रेन में चढ़ जाती हूँ, लोगों से अपना बदला लेने के लिए। भूतनी की कहानी सुनकर नेहा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भूतनी उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही भूतनी उसका गला दबाती है, उस भूतनी को एक जोरदार झटका लगता है और वो भस्म हो जाती है। तो वहीं नेहा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को घर पर पाती है और उसे पता चलता है कि वो भूतनी नेहा का कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि नेहा की रक्षा माता रानी कर रही थी। उसकी जान उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से बची थी, जिसके बाद से नेहा कभी भी उस ट्रेन में नहीं बैठती और ना ही किसी को उस ट्रेन से कहीं भी आने जाने की सलाह देती है।